हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट में। ठीक है। और हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसी में ही ऐड कर दिए हैं ये लेक्चर्स। ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो चुकी है हर यूनिट की, आप उसे देख लेना अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन कर रही हैं। एंड मैं आपको प्रॉपर जो है एक दिन क्लास लेके आज या कल में कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है, अगर आपको चाहिए कि हम दिसंबर के लिए कैसे प्रिपेयर करें सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी प्लस जो आपको क्लासेस यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होंगी, मतलब बिना किसी पेड कोर्स के आप लोग जो है दिसंबर वाला एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए दिसंबर 2025 के लिए, तो आप जो है कमेंट कर देना कि यस मैम, हमें स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है कि हम बिना कोई कोर्स लिए भी कैसे दिसंबर वाला एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ये चीज आप मुझे बता देना। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपकी जो है वो कंप्लीट करवा दी जाए यूट्यूब पे ही। So if I find that it is going to be really helpful for you all, then I will continue with the series. ओके, एंड इट इज अ बायलिंगुअल। तो आप ये मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैम इंग्लिश में पढ़ाया करो। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों की ऑडियंस है। मैं ऐसे कम्प्लीटली हिंदी में भी नहीं जा सकती और कम्प्लीटली इंग्लिश में भी नहीं कवर कर सकती, बिकॉज मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसको हिंदी नहीं आती उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो द क्लासेस आर गोइंग टू बी बायलिंगुअल, इस चीज का मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश ज्यादा होनी चाहिए या हिंदी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे भी है, देखो थोड़ा बहुत तो मैनेज आपको भी करना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट दैट द लैंग्वेज मस्ट बी बायलिंगुअल, दैट इज बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। ओके, so this is from my side and I will try to complete your whole syllabus on YouTube and I will share that what is going to be the lecture series, किस तरीके से लेक्चर आपका होने वाला है। ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। पर जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं आप एटलीस्ट वो तो कवर करो जो भी थ्योरीज आपकी हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज मिल की थ्योरी से, लेक्चर नंबर 4 से। तो देखो, मिल के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, हम कर रहे हैं जेएस मिल की थ्योरी। जेएस मिल जो है वो एल्डेस्ट सन थे। वो मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो एल्डेस्ट सन थे किसके? जेम्स मिल। जेम्स मिल के सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़े बेटे थे कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। और ये इन्हीं के कंटेम्प्रेरी भी माने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी अगर हम नॉलेज लें तो इन्होंने ग्रीक के बारे में पढ़ लिया था एट द एज ऑफ 3। अर्थमेटिक एंड हिस्ट्री के बारे में इन्होंने एट द एज ऑफ 6 जो है पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद अगर हम लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो इन्होंने 8 एज में आके, 8 जब 8 साल के थे तब इन्होंने लैटिन भी पढ़ लिया था। उसके बाद लॉजिक की बात करें तो इन्होंने 12 इयर्स में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है एट द एज ऑफ 13। अब देख रहे हो कि इतनी जल्दी इन्होंने ये सारी चीजें जो है वो कर ली थी। और इकोनॉमिक्स और चाहे पॉलिटिकल फिलोसफी हो वो इन्होंने 15 में कर ली थी। तो ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सारी जितनी भी पढ़ाई थी इन्होंने अपने घर में की थी, अपने फादर के अंडर रह के। सारी पढ़ाई इन्होंने वहीं पे ही कंप्लीट की थी। और इनकी हैबिट थी कि ये शाम को वॉक पे जब जाते थे तो अपने फादर को पूरा जो इन्होंने पूरे दिन में पढ़ा है, प्रीवियस डे में जो भी कुछ पढ़ा है, वो सारा का सारा अपने फादर के साथ जो है वो नरेट करते थे और शाम को ऐसे वॉक पे जाते थे। और जाते हुए दोनों फादर और सन दोनों डिस्कस करते थे कि हम क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की है। प्लस रिकार्डो की अगर हम बात करें तो रिकार्डो जो है वो जेम्स मिल के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। रिकार्डो की बात करें तो रिकार्डो कंसीडर किया जाता है कि ये जेम्स मिल के बहुत ही क्लोज थे। तो मतलब ये जेम्स मिल से आने मिलने आते थे, तो इसका मतलब ये जॉन स्टुअर्ट मिल से भी मिलते ही होंगे ऑफ कोर्स। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जेएस मिल है, जिनकी थ्योरी आज हम कर रहे हैं, वो रिकार्डो को तो बहुत पर्सनली जानती थी क्योंकि वो बचपन में इनसे मिलने आते थे और बाद में भी काफी मिले हैं। किससे? रिकार्डो से। तो नेचुरली हम ये कह सकते हैं कि जो रिकार्डो की जो जितनी भी थीसिस थी या रिकार्डो की जो डॉक्ट्राइन थी, उसको जिसने भी क्रिटिसाइज किया ना, उसको जेएस मिल ने जो है वो काफी डिफेंड किया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने रिकार्डो की थीसिस को डिफेंड किया क्योंकि ये बचपन से इनको जानते थे, तो इनको इनकी थ्योरी के बारे में या इनका कैसी सोच है या आगे ये क्या सोचते हैं वो सब चीजें इनको पता थी। तो जेएस मिल काफी डिफेंड करते थे रिकार्डो की थीसिस को। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि 1848 में मिल ने पब्लिश की थी अपनी एक बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विद सम ऑफ देयर एप्लीकेशंस इन सोशल फिलोसफी। इस तरीके की एक बुक पब्लिश की थी। ठीक है, और
अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी से। ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था कि ठीक है, पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कैसे क्यों ये रिकार्डो को इतना डिपेंड करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। तो ये रीजन था। अब हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या थ्योरी दी थी। तो मिल ने जो बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आता है, देखो सबने जो है डेवलपमेंट की ही बात की है, जितने भी हम क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पर्टिकुलरली बात करते हैं। तो मिल ने रिकॉर्ड किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है लैंड, लेबर एंड कैपिटल का। इन तीन चीजों का फंक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जबकि अगर हम बात करें लैंड की और लेबर की, ये दोनों क्या है, लैंड और लेबर, ये आपके ओरिजिनल फैक्टर हैं, ये आपके ओरिजिनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। और कैपिटल इस तरीके से क्या है, कैपिटल एक तरीके से क्या है, एक स्टॉक है जो हमने प्रीवियसली एक्यूमुलेट किया है अपने पुराने लेबर से की वजह से। वो हमने कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है, स्टॉक में है, बट लैंड और लेबर जो है वो ओरिजिनल है। लैंड भी नेचुरली मिलता है, लेबर भी, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेबर भी बढ़ेगा। तो वेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, इनके हिसाब से इन्होंने क्या कंसिडर किया है कि वेल्थ कंसिस्ट ऑफ द टूल्स, द मशीन्स एंड द स्किल्स ऑफ लेबर फोर्स। वेल्थ में जो इन्होंने कंसीडर किया है वो लेबर फोर्स की स्किल को भी कंसीडर किया गया है। सो ये प्रोडक्टिव लेबर है जिसकी वजह से जो है प्रोडक्टिव वेल्थ जो है और यहाँ पर कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है। हमारी इकोनॉमी में जो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन जो होता है मतलब कैपिटल जो इकट्ठी होती है, या फिर जो हमारी वेल्थ की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव वेल्थ जो है हमारी, एक सेकेंड, कैपिटल एक्यूमुलेशन और जो आपकी प्रोडक्टिव वेल्थ है, प्रोडक्टिव जो वेल्थ है वो किसकी वजह से है, वो आपके प्रोडक्टिव लेबर की वजह से है, क्योंकि आपका लेबर क्या है, प्रोडक्टिव है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है। और जो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है कि कितना कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, वो फंक्शन है किसका, जितना आपने कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है कि कितना रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, ये फंक्शन है किस चीज का, ये फंक्शन है कि आपने कितना प्रोडक्टिव लेबर जो है वो एम्प्लॉय किया है। उसी के हिसाब से फर्दर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी फर्दर कितनी जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी। प्रॉफिट जो अर्न करेंगे हम, जैसे जो भी आपकी प्रोडक्टिव कंजम्पशन जो है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। मतलब यही है कि आप प्रोडक्टिव लेबर लगाओगे तो आपको आपका रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है। नाउ आगे हम चलते हैं। अब इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में क्या बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ को, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला, क्योंकि यही सारे फैक्टर्स है किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो मिल ये बिलीव करते हैं, मिल जो है वो बिलीव कर रहे हैं, बिलीव करते हैं वो किसमें, माल्थुसियन जो थ्योरी है पॉपुलेशन की, जो हमने कल डिस्कस की थी, माल्थुसियन जो थ्योरी है पॉपुलेशन की, उसमें ये बिलीव करते हैं। और माल्थुसियन थ्योरी क्या कहती है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है, और जो आपका फूड ग्रेन है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज हो रहा है। और मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और फूड ग्रेन कम जो है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रही, फूड ग्रेन कम आपकी बढ़ रही है। तो मिल जो है वो बिलीव करते हैं, माल्थुसियन जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें ये बिलीव करते हैं। और पॉपुलेशन का इनका मतलब जो पॉपुलेशन से है ना, वो सिर्फ यहाँ पे ये जो मिल जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो नंबर ऑफ वर्किंग क्लास है, कि हमारे पास वर्किंग क्लास कितना है, वर्किंग एज ग्रुप में जितने लोग आते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ये वरीड है कि कैसे जो ग्रोथ हो रहा है हमारी प्रोडक्टिव लेबर में, वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, हायरिंग के लिए, फर्दर हायरिंग के लिए। मतलब ये जो ग्रोथ हो रहा है इसे हम कैसे जो है वर्कर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम हायर कर ले अपने काम के लिए। तो ये बिलीव करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत एसेंशियल है। तभी तो वर्किंग क्लास की जो सिचुएशन है, जो वर्किंग लाइफस्टाइल है, जो सस्टेनेबल उनकी लिविंग है, जो उनकी कंडीशंस है, वो तभी इम्प्रूव हो सकती है जब पॉपुलेशन पे कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। अगर हमारी पॉपुलेशन लिमिटेड होगी तभी तो हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा हो सकती है ना। पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री में क्यों कम है, क्योंकि हम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। तो जितना भी प्रोपोर्शन नेशनल आउटपुट जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में जो है वो डिवाइड हो पा रहा है। तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो गया तभी कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो सकती है वर्कर्स की, और तभी ये वर्कर्स जो है वो इंजॉय कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से, जो हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, जो हमें फायदा हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका फ्रूट्स, उसके फायदे, उसके फ्रूट्स का मतलब उनके जो लाभ हैं
वो वर्किंग क्लास को तभी मिल सकते हैं जब पॉपुलेशन पे क्या होगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा, उसी वक्त जो है ये चीजें जो है फायदा पहुंचा सकती है। सो इन्होंने प्रोपगेट किया कि आपको बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो है वो लाने चाहिए। अब ये इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर बोला कि कैसे हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। उसके बाद और पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। उसके बाद इन्होंने वेजेस फंड पे क्या बोला, वेजेस फंड में जेएस मिल ने क्या कहा, तो जेएस मिल ने कहा, मिल के अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो आपकी हाईली रिस्पॉन्स करती है जब आपके वेजेस राइज करते हैं। मतलब वो हाईली इलास्टिक है, इसका मतलब आपके लेबर हाईली इलास्टिक है। अगर आपके वेजेस जो है वो राइज करेंगे तो वेजेस जनरली एक्सीड कर जाते हैं, वेजेस जो है वो जनरली एक्सीड कर जाते हैं सब्सिस्टेंस लेवल से। एक सब्सिस्टेंस लेवल पे ज्यादा जो है वेजेस मिलने लग जाते हैं एक पॉइंट पे आके। और ये जो वेजेस हैं वो हम कहाँ से पे कर रहे हैं, जो हमारी कैपिटल है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसी में से हम वेजेस जो है वो पे कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लिमिटेड एग्जिस्टिंग फंड है कैपिटल का, वही डिसाइड करेगा कि आप उस फंड में से, आपके पास जितना फंड होगा उसी फंड में से आप डिसाइड करोगे कि आपको वेजेस कितने देने हैं। तो वेजेस पर हेड वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेजेस पर हेड कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा कि आपके पास टोटल सर्कुलेटिंग कैपिटल कितनी है, टोटल सर्कुलेटिंग कैपिटल कितनी है डिवाइडेड बाय आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। आपको पता चल जाएगा कि आपको वेजेस पर हेड जो है वो कितनी देनी है। क्लियर है, सारी थ्योरीज एक दूसरे से लिंक करती हुई आती है, इसलिए आप लेक्चर वाइज कंप्लीट देखना, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फिर आप फोर्थ लेक्चर पे आना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो मैं पहले बता भी चुकी हूँ। तो वेजेस पर हेड कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल सर्कुलेटिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जितनी भी है। और वेजेस कब इंक्रीज होंगे, जब आपके पास ये जो फंड है पूरा वो इंक्रीज होगा। वेजेस उसी वक्त इंक्रीज हो सकते हैं ना, एक सेकेंड, यस, इसको थोड़ा सा मैं, एक सेकेंड रुकना, हाँ, यस, वेजेस जो है, वेजेस आपके इंक्रीज कब होंगे, जब आपका जो एग्रीगेट फंड है, एग्रीगेट फंड जो है आपका, एग्रीगेट फंड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है किसके लिए, लेबर्स को हायर करने के लिए, आपने जितना भी पैसा लगाया है वो फंड जो है वो अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो आपके वेजेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर किससे हो सकते हैं, या फिर आप वर्किंग पॉपुलेशन को कम कर दो, या फिर इस टोटल एक्यूमुलेटिंग कैपिटल को जो है उसको बढ़ा दो, दोनों में से एक चीज करोगे, आपके वेजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आपके वेज राइज करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके पास ज्यादा वर्कर्स जो है वो आएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, दीज आर हाईली इलास्टिक टू राइजिंग लेबर, सॉरी टू राइजिंग वेजेस। तो वेजेस अगर आपके राइज करेंगे तो इसका मतलब जो सप्लाई है लेबर की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कंपटीशन बढ़ेगा वर्कर्स में कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, क्योंकि अब तो वेजेस भी ज्यादा हो गए। तो फिर ये खुद ही मिलके इस कंपटीशन की वजह से ये लोग वेजेस क्या कर देंगे, वेजेस क्या हो जाएंगे, इकोनॉमी में डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बट और फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है, इसी चीज को इन्होंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है। और क्या कहा है, एक सेकेंड, यस, और किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वाई एक्सिस पे तो ले लिए वेजेस हमारे, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या ले लिया, लेबर। और क्या बोला कि डी जो है, हमने एक डिमांड कर्व बना देते हैं, डी डिमांड फॉर, डिमांड कर्व फॉर लेबर, और ये डिटरमाइन होगा किससे, ये जो डिमांड कर्व है वो डिटरमाइन होगा किससे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। और सप्लाई ऑफ लेबर भी गिवन है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। ये वेजेस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशन होगा और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा वेजेस होंगे उतनी ही ज्यादा लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, और जितने ज्यादा वेजेस होंगे उतनी ज्यादा, सॉरी, उतनी ही कम डिमांड होगी। लेबर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम डिमांड करेंगे ना अगर वेजेस ज्यादा होंगे, लेकिन सप्लाई तो ज्यादा आएगी उस टाइम पे। तो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, डिमांड के साथ, और पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ, सप्लाई के साथ। तो जब स्केयर्स हमारे लेबर जो है, मान के चलो कि स्केयर्स है रिलेटेड टू द लैंड, लैंड के कंपैरिजन में हमारे पास जो लेबर है उनकी कमी है, और अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की भी कमी है। तो उस टाइम पे हमारा जो सप्लाई है वो हमारे पास कम होगी, क्योंकि हमने माना है, एज्यूम किया है, इस पॉइंट पे तो हमारा एक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है,
ये हमारे वेजेस डिसाइड हो गए और इतने वेजेस पे इतना लेबर होगा। लेकिन मान के चलो कि हमारे लैंड के कंपैरिजन में हमारे पास लेबर की कमी है, तो लेबर का हमने बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया और हमने बोला कि ये एस डैश हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कब कहाँ होगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ डिमांड और सप्लाई कट करेंगे। तो ये ओ डब्ल्यू डैश हमने मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, ये हमने एल डैश लेबर मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ये ई मान लिया, ये ई डैश मान लिया। ठीक है, और जब हमारा लेबर अबंडेंट है रिलेटिव टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर सप्लाई हमारे पास ज्यादा है तो ये शिफ्ट करेगा आगे की साइड और ये बन जाएगा एस डैश एस डैश। ठीक है, और इक्विलिब्रियम हमारा किस पॉइंट पे होगा, यहाँ होगा। तो जब आपके पास सप्लाई ज्यादा है लेबर की कंपैरिजन टू द लैंड और प्रोडक्टिविटी, तो उस टाइम पे आपके वेजेस क्या होंगे, कम होंगे, और डिमांड फॉर लेबर क्या होगी, डिमांड फॉर लेबर ज्यादा होगी। और जब आपके पास सप्लाई इस चीज की कम है, कम सप्लाई है लेबर की, तो आपके पास वेजेस ज्यादा होंगे और आपके पास लेबर कम है क्योंकि सप्लाई कम है। तो ये जो इनिशियल इक्विलिब्रियम हमने देखा ई डैश पे, सॉरी ई पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे इन लोगों को अगर सप्लाई ज्यादा है तो हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा होगा और यहाँ पे जो है वेजेस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये लोग कट कर रहे हैं। तो कंपटीशन ही जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स के बीच में जो कंपटीशन है वो ही वेजेस को कम ज्यादा कर रहा है। हमने देखा कि जब सप्लाई ज्यादा है तो हमारी सप्लाई हमारे पास ज्यादा हो गई और हमारे पास उतना लैंड नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, वेजेस हमारे कम जाएंगे। और जब हम सप्लाई की स्केर्सिटी हमारे पास, लेबर कम हमारे पास है, तो हमारे वेजेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यही जो कंपटीशन है वर्कर्स के बीच में, वो ही जो है, यही कंपटीशन जो है वर्कर्स के बीच में, डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में देख के समझना कि ये जो कंपटीशन हो रहा है वर्कर्स में, इसी की वजह से जो हमारे सबसिस्टेंस वेज हैं वो हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। यही रीजन है। ठीक है, और फर्दर हमारा डिक्लाइन होता है वेज रेट का बिलो बिलो सबसिस्टेंस। ये तो हमारा सबसिस्टेंस हो गया कि इतनी डिमांड पे इतना, इतनी इतनी डिमांड है, इतना सप्लाई है, तो इतना तो आपको इक्विलिब्रियम वेज रेट देना ही है। लेकिन कंपटीशन और बढ़ा तो हमारे वेजेस सबसिस्टेंस से भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट ही है जो हमारे वेज फंड को, फर्दर अगर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल फंड हमारा बढ़ रहा है या फिर हमारा लेबर कम हो जाए, तो यही चीज जो है हमारे वेज फंड को क्या कर सकती है, यही चीज वेज फंड को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, और यही चीज हमें फर्दर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे लेके जा सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब इन्होंने बात की कि रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, किस तरीके से मिल की थ्योरी में रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होगा, रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। यस, सो मिल के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो अमाउंट है, हमें सेविंग से कितना पैसा मिला है, अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम सेविंग, हमारे पास जितनी सेविंग होगी उतना ही हमारा फर्दर कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। सीधी सी बात है, वही सेविंग तो जो होगी वो इन्वेस्ट होगी। तो हमारा अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम विच सेविंग कैन बी मेड, जहां से हम सेविंग कर रहे हैं, फ्रॉम विच सेविंग, अपने नोट्स साथ साथ बना के चलना, मैं डेली यही बात कहती हूँ, सेविंग कैन बी मेड। ठीक है, या फिर आपके पास नेट प्रोड्यूस कितना बचा है इंडस्ट्रीज का, ये तो एक तरीका है हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन करने का, इस पर डिपेंड होती है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है सेव करने की, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पोजिशन टू सेव, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि आप सेव कर सकते हो और फिर फर्दर उसे क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैपिटल जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है, जो ये कैपिटल है वो हमें कहाँ से मिल रही है, सेविंग से। और ये जो सेविंग है वो आपकी कहाँ से आ रही है, सेविंग आ रही है क्योंकि आप कंजम्पशन को कम कर रहे हो, यू आर एब्सटेन फ्रॉम कंज्यूमिंग, आप कंज्यूमिंग करने से बच रहे हो और आप उस पैसे को क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। तो कैपिटल किसकी वजह से है, सेविंग की वजह से। और सेविंग किसकी वजह से है, दैट यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम योर प्रेजेंट कंजम्पशंस, बिकॉज आपको फर्दर फिर क्या करना है, कैपिटल एक्यूमुलेशन करना है। ठीक है, और डिस्पोजिशन ऑफ सेव किस पे डिपेंड करता है, डिस्पोजिशन ऑफ सेव डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना है, उसी के हिसाब से तो आपके मन में आएगा ना कि आप कितना सेव करोगे, और आपके अंदर कितनी डिजायर है सेव करने की, आपके अंदर भी इच्छाएं होनी चाहिए किसी चीज को सेव करने की। जिस चीज को मिल ने क्या कहा, इफेक्टिव डिजायर ऑफ एक्यूमुलेशन, कि आपके अंदर कितनी इच्छा है सेविंग करने की। ठीक है, क्लियर है। तो मिल के हिसाब से जो प्रॉफिट है, मिल के हिसाब से
जो आपका प्रॉफिट है वो आपका डिपेंड करता है ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर, कि लेबर की कितनी कॉस्ट जा रही है, कितना वेजेस उसे जा रहा है। और रेट ऑफ प्रॉफिट इनके हिसाब से क्या होगा, वही कल जो हमने थ्योरी की थी इन्होंने भी सेम ही बात की कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रेशियो है किसका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेजेस। मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट इनवर्सली रिलेट करता है किसके साथ, वेजेस के साथ। अगर हमारे प्रॉफिट राइज कर रहे हैं या फिर हमारे वेजेस जो है वो फॉल कर रहे हैं, तभी हमारा ओवरऑल जो है ओवरऑल रेट ऑफ प्रॉफिट क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और अगर हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज किया देन इट विल फर्दर इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो वही चीज फर्दर क्या करेगी, कैपिटल एक्यूमुलेशन को इंक्रीज करेगी। और सिमिलरली आपके अंदर जितनी ज्यादा डिजायर होगी सेव करने की, उतना ही ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या बोला। रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में जेएस मिल ने क्या बोला, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला। तो मिल के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट टेंडेंसी है, अल्टीमेट टेंडेंसी जो है इकोनॉमी की, वो क्या है कि आपका रेट ऑफ प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्यों इकोनॉमी में रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होता है। उसके डिक्लाइन होने का सिंपल कारण है कि आपको जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो मिलेंगे। ये आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं कहाँ से, एग्रीकल्चर से। देखो आज हम जेएस मिल तक जो है वो कंप्लीट क्लासिकल्स के बारे में पढ़ लेंगे, और कल मैं क्लासिकल्स को समराइज करूंगी कि ओवरऑल इन्होंने किस चीज की बात की, कि कैपिटल एक्यूमुलेशन आपका पीक प्रोग्रेस है, क्या क्या टेंडेंसी है प्रॉफिट को डिक्लाइन होने की, क्या स्टेशनैरिटी स्टेट है, क्या लेजर स्टेट पॉलिसी है। इन सारी थ्योरीज को कल हम कंबाइन करेंगे, जितनी भी ये 4 थ्योरीज हमने पढ़ी हैं। और फिर क्लासिकल थ्योरी को पूरा पढ़ने के बाद फिर हम मार्क्स की थ्योरी पे जाएंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रोसेस दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो हर एक क्लास आपकी लाइनअप है इस तरीके से कि आपको आज के बाद इकोनॉमिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। हर चीज को इतना तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि आप एक एक चीज को जो है वो रिलेट कर पाओगे। और जब आप चीजों को रिलेट करना सीख जाओगे ना, तभी आपको जो है मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी थ्योरी में, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड होंगी एक दूसरे से। ठीक है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्यों हमारा डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज वी गॉट डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको क्या मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं। और जैसा कि मार्कस ने कहा कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से भी हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमारी टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी नहीं है, टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी नहीं है कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। और ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो है ही हाई, जितना हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन है उससे तो कहीं ज्यादा हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ ही होती जाती है। इसलिए हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल ही मिनिमम हो पा रहा है। और यही वजह है कि कंट्री जो है वो स्टेशनरी स्टेट पे चली जाती है। यही मेन कारण है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर, बिकॉज देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एंड इट विल लीड टू अ bare minimum profit, bare minimum rate of profit, and the countries will lead to stationary state। ठीक है। ये तो आसान सी इंग्लिश थी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो हाउएवर जो हमारी प्रॉफिट, जो हमारा टेंडेंसी है प्रॉफिट की, वो प्रॉफिट हमारा मिनिमम जो हो रहा है, एक सेकेंड, यस, जो हमारे टेंडेंसी है प्रॉफिट्स की टू बी मिनिमम, ये चेक हो सकता है अगर हम इन सर्टेन फैक्टर्स का जो है वो ध्यान रखते हैं। और वो सर्टेन फैक्टर्स हमारे क्या हो सकते हैं, कि हमारी जो कैपिटल लॉस हो रही है ड्यू टू क्राइसिस उसे हम देखें, हमारा टेक्निकल इंप्रूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है उसे हमें चेक करते रहना चाहिए कि टेक्निकल इंप्रूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है। या फिर हम किस तरीके से अपने फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन हो सकता है किस तरीके से आपके फॉरेन ट्रेड का। या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसी बोरोइंग तो नहीं कर रही अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए, जो हमारे कंट्री के लिए कोई फायदा ही ना करे। या फिर हम कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, कॉलोनीज को, कैपिटल हम किस एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, कॉलोनीज को, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन्हें, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें, कि वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स बना के दे दें। तो ये सारे फैक्टर्स, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर चलते रहेंगे, इंडेफिनिट टाइम तक हमें हमें यही नुकसान होता रहेगा जो भी हमारे नुकसान है, ऐसा तो है नहीं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट की टेंडेंसी है कि वो मिनिमम लेवल पे जाएगा ही जाएगा। सारी चीजें हमारे फेवर में नहीं हो सकती। क्या ये सारी चीजें आपके ही फेवर में हो सकती है, किसी भी कंट्री के फेवर में सब चीजें हो सकती है, नहीं। तो ये तो टेंडेंसी है कि आप एक बेयर मिनिमम लेवल पे जाओगे, एक बेयर मिनिमम लेवल आएगा ही आपके प्रॉफिट का।
ठीक है। और इसी की वजह से आपका जो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो डिक्लाइन करता है नॉर्मली कंट्रीज में, क्योंकि सारी चीजें आइडियल नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें आइडियल नहीं हो सकती तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम आएगी किस चीज की, स्टेशनरी स्टेट की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेशनरी स्टेट की। इस चीज को मिल ने किस तरीके से डिफाइन किया है, तो मिल थॉट करते हैं कि स्टेशनरी स्टेट एक तरीके से, बहुत ध्यान से सुनना, मिल ने सबसे थोड़ी सी अलग बात की है कि स्टेशनरी स्टेट जो है वो क्या है, इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन सून, बहुत जल्द ये होने वाला है, बहुत जल्द आप स्टेशनरी स्टेट पे पहुंचने वाले हो, ऐसा इन्होंने कहा है, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन सून। और इसी चीज को बाद में क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। मतलब इनका ये कहना है कि भाई स्टेशनरी स्टेट पे आप पहुंच गए, ये समझ लो कि बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। ऐसा होता है ना कि बस जैसे एग्जाम के बाहर खड़े हैं और बस अब पेपर आने वाले हैं, अब हमें कुछ आता नहीं है, क्या करेंगे, वही चीज है कि ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन सून एट मोस्ट ऑफ फ्यू इयर्स अहेड एंड नॉर्मल। मतलब बहुत जल्दी है ये जो चीज है जो वो होने वाली है, इसका अराइवल है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। इन सारे जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े उनको ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। बट इन्होंने वेलकम किया अराइवल का कि भाई आने दो, क्या हो गया, स्टेशनरी स्टेट आएगी तो उस चीज को वेलकम किया, बिकॉज अल्टीमेटली इन चीजों से आप एक जगह रुकते हो, उसके बाद क्या करते हो, फिर इंप्रूवमेंट ही तो करते हो ना, फर्दर इंप्रूवमेंट ही होगा। इंसान एक बार गिरता है लेकिन किसके लिए, उठने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक इंसान की ही डाउनफॉल डाउनफॉल आता रहेगा, भाई कभी तो अप भी आएगा ना। तो वही चीज है, इन्होंने वेलकम किया कि ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक स्टेशनरी स्टेट में जा रही है, अच्छी बात है, हम उसका वेलकम करेंगे खुशी से, क्योंकि हम फिर कहाँ जाएंगे, हम अल्टीमेटली लीड करेंगे किसमें, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट किस चीज में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज्यादा लोगों के पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, ज्यादा से ज्यादा लेबर को जो है वो आगे जॉब मिलेगी, चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, ये चीज इन्होंने कही। और ये सिर्फ चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब जो कंट्रोल है वो हम कर सकते हैं। अगर हम पॉपुलेशन पे एक प्रॉपर कंट्रोल बना के रखेंगे तो ये सारी चीजें भी हम पा सकते हैं। एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री में होगा तो हम ये सारी चीजें जो है वो आराम से पा सकते हैं, मिल सकती है सारी चीजें। तो थस हम ये कह सकते हैं कि मिल स्टेशनरी स्टेट के बारे में कहते हैं, एंड देयर कुड बी नो इंक्रीज इन आइदर पॉपुलेशन, आइदर मतलब मिल के हिसाब से स्टेशनरी स्टेट क्या होगी कि देयर इज नो इंक्रीज इन आइदर पॉपुलेशन और स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना कैपिटल का स्टॉक बढ़ रहा है, और आपका प्रॉफिट जो है, आपका प्रॉफिट जो है वो भी कहाँ पहुंच चुका है। चलो मैं इस चीज को दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे इस पेज पे दोबारा तरीके से। मिल के हिसाब से स्टेशनरी स्टेट क्या होगी, स्टेशनरी स्टेट होगी जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती, जब आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा, जब आपका प्रॉफिट जो है वो कहाँ पहुंच गया है, मिनिमम पे पहुंच गया है, मिनिमम नेसेसरी, मतलब जितना मिनिमम नेसेसरी चाहिए कि भाई इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हमें डिस सेविंग करनी पड़ जाएगी, तो उतने मिनिमम नेसेसरी पे हम लोग पहुंच चुके हैं एज ए होल इकोनॉमी। वो पॉइंट आपके लिए क्या है, स्टेशनरी स्टेट है मिल के अकॉर्डिंग। हाउएवर स्टिल राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है अगर आप अपनी आर्ट ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट कर दो, या फिर आप लेजियर बढ़ा दो, और मतलब आप टेक्निकल प्रोग्रेस ज्यादा ले आओ। अगर आप इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस अच्छे से ले आते हो तो हालांकि हम जो है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में वो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यही कहा ना, अल्टीमेटली अगर आप स्टेशनरी स्टेट पे जा रहे हो तो वो स्टेशनरी स्टेट आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ही लेके जाती है। क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं। अब इन्होंने स्टेट के रोल के बारे में क्या बोला, मतलब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बारे में इन्होंने क्या बोला, रोल ऑफ स्टेट। तो मिल फेवर करते हैं पॉलिसी ऑफ लेजियर स्पेयर, लेजियर स्पेयर की पॉलिसी को ये फेवर करते हैं, स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, लेजियर स्पेयर की पॉलिसी को ये लोग फेवर करते हैं कि एक जनरल रूल होना चाहिए, और अनलेस कि हमें कोई बहुत चीजें से बचना पड़ जाए, मतलब मान लो कि कोई ऐसी चीज आ गई कि इकोनॉमी नहीं बच पा रही, तो देयरफॉर इन्होंने बोला कि एक मिनिमम रोल के रिक्वायरमेंट की तो है ही, गवर्नमेंट का एक मिनिमम रोल तो होना ही चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आराम से सरकार है ही नहीं, आराम से बैठे हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं, एक मिनिमम रोल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं, मिल ये चीज कहते हैं कि स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है जब आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑनरशिप में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, चाहे आप स्कीम्स लेके आओ, जैसे इकोनॉमी अपनी इंडियन इकोनॉमी में भी स्कीम आई थी कि सीलिंग ऑन इनहेरिटेंस की, जिसके पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड है स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ था, तो वो लैंड वहां से लेके किसको दे देना चाहिए जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, सीलिंग ऑफ इनहेरिटेंस, पीजेंट की प्रोप्राइटरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, इन सब के ऊपर एक टाइम पे आके गवर्नमेंट को ही मेन कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। एक मिनिमम रोल जो है गवर्नमेंट को लेके आना ही पड़ेगा और कोई रीजन नहीं। इवन ये बिलीव करते हैं, बिलीवर है लेजिस्लेचर के, बट फिर भी मिल जो है वो फेवर करते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की आपको रिक्वायरमेंट है मार्केट में, और गवर्नमेंट को कुछ लॉज भी पास करने चाहिए अगर कोई फ्रॉड वगैरह के चांसेस है कि कुछ फर्म्स हैं जो अपनी मोनोपोली बढ़ा के सिर्फ अपना फायदा देख रही है और बाकी पूरी इकोनॉमी को उस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कुछ लॉ भी अपने लेके जाने चाहिए, लेके आने चाहिए जो फ्रॉड्स को स्ट्रिक्टली जो है वो रोक सके। ऐसे स्टेट इंटरवेंशन की हमें रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने रिकमेंड भी किया है कि कंपलसरी एक एजुकेशन सिस्टम इकोनॉमी में होना चाहिए, और जिस तरीके से ताकि हमारे जो अनएजुकेटेड यूथ हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट बन सके इकोनॉमी में। और एक सक्सेसफुल जो भी प्रोडक्शन, अगर हम किसी इकोनॉमी में मानते हैं कि किसी इकोनॉमी में एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो, तो वो सक्सेसफुल प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जितनी क्वालिटी आपके पास होगी, ह्यूमन बींग्स की जितनी क्वालिटी आपके पास होगी ना, जितने पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फायदा आपकी इकोनॉमी को होगा। ठीक है, ये मिल ने कहा। और सिमिलरली मिल ने ये भी डिक्लेयर किया कि वो फेवर है किसके, कि प्रॉपर लेबर्स के वर्किंग आवर्स जो है उन पे रेगुलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाई मजदूरी बना लिए कि अब तो ये हमारे बन गए कि हम इनको अगर सैलरी दे रहे हैं तो 10 घंटे की जगह ये 12 घंटे भी काम करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए वर्किंग आवर्स पे, पब्लिक एक्शंस होने चाहिए, जो सरकार एक्शन ले वो नेसेसरी है कई बार, ताकि हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट को, उनके सेल्फ इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। फर्दर मिल फेवर करते थे फ्री ट्रेड का। ठीक है, प्रोटेक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि सरकार को ज्यादा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें इन्होंने बोला कि जो सरकार लगाती है ना कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार अपनी पॉलिसीज लेके आती है, जो नई नई इंडस्ट्रीज हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, इनको ये फायदा देते, तो वो एक लिमिटेड लेवल तक चीजें होनी चाहिए, ऐसा जो है मिलने कहा। ठीक है, अब हम इन्हें करेंगे क्रिटिसाइज। ऑफ कोर्स हम डेली करते हैं कि हम हर एक थ्योरी को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं। तो सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में मिल जो थे, मिल एक यूनिक ही उनका लेवल था। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। उन सारे फैक्टर्स के बारे में मिल ने जो है वो डिस्क्राइब किया कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि ये सारे सिचुएशंस जो है वो हमें इंक्लूड करने चाहिए, तो सारे उन फैक्टर्स को, उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मिल ने कंसीडर किया। जैसे इन्होंने रेट ऑफ सेविंग की बात की कि आपको प्रॉपर सेविंग जो है वो करनी चाहिए, इसी सेविंग से आपका रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। प्रॉफिट रेट आपके उसके बारे में बात की, आपका रेट जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन का वो क्या होना चाहिए उसके बारे में बात की। इवन इन्होंने टेक्निकल इंप्रूवमेंट के बारे में बात की कि टेक्निकल इंप्रूवमेंट आपको लेके आना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए इनकम एंड वेल्थ का। फॉरेन ट्रेड को क्या है एक्सपेंड करना है, वो भी आपके लिए जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो लाने हैं वो भी आपको रिक्वायरमेंट है, एक्सेट्रा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, ये सब। हाँ, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो मिल ने बात की। बट मिल जो है वो ओरिजिनली एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, ऐसा किसने कहा, ऐसा प्रोफेसर ई रोल और प्रोफेसर स्टिगलर, ये दोनों, ये नाम तो आपने आजकल पेपर में सुना होगा, प्रोफेसर स्टिगलर। ये एक फोर्थराइट है जब इन्होंने कहा। और मिल ये ट्राई नहीं कर रहे कि वो एक नया सिस्टम जो है बिल्ड करते, मतलब उनको इकोनॉमिक्स नहीं कहा कि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कुछ नया ही बना के दे दिया, बट इन्होंने सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऐड करी है। मतलब बाकी जो इनसे पहले थ्योरीज आई थी उसमें इन्होंने सिर्फ इम्प्रूवमेंट किया, इन्होंने कुछ नया निकाल के नहीं दे दिया इकोनॉमी को, ऐसा इन दोनों इकोनॉमिक्स ने कहा है, मैंने कहा। ठीक है, सो ही जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव ओवर द रिकार्डियन सिस्टम। इन्होंने बोला कि इनके जो काफी नोन है रिकार्डो, इसी चीज को इन्होंने फर्दर जो है वो इम्प्रूव किया है। फंडामेंटल जो रिकार्डो का कॉन्सेप्ट है ना स्टेशनरी स्टेट के बारे में, या वेज फंड ऑफ क्राइम जो इनका कॉन्सेप्ट है, इसी को फर्दर इन्होंने जो है वो इसमें ही बस थोड़ा सा एड ऑन किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। बट अब हम इन्होंने बाकी सारी जितनी भी चीजें कही उसको ध्यान में रखते हुए
हम इनको क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ना फिर भी कि इन्होंने कहाँ गलतियां की हैं। तो सबसे पहली चीज जो सबके लिए हमने बोला कि स्टेशनरी स्टेट इज नॉट अ रियलिटी, स्टेशनरी स्टेट इज नॉट अ रियलिटी, ये कोई रियलिटी है ही नहीं। रिकार्डो बिलीव करते हैं कि स्टेशनरी स्टेट आएगी एक फ्यूचर में जब हमारे यहाँ कैपिटल एक्युमुलेशन रुक जाएगा। अगर कैपिटल एक्युमुलेशन रुक गया तो इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेट में चली जाएगी। लेकिन मिल के लिए स्टेशनरी स्टेट, इन्होंने क्या बोला कि स्टेशनरी स्टेट इज वेरी नियर, बहुत पास है, और इन्होंने वेलकम किया इसके अराइवल को, और उन्होंने बोला कि इससे तो आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी इकोनॉमी में, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। बट मिल जो है वो गलत है इस चीज के लिए बिल्कुल, कि स्टेशनरी स्टेट हमने कोई देखी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने जब थ्योरी दी तो उसके जस्ट बाद जो है स्टेशनरी स्टेट इकोनॉमी में आई गई। तो हमें ऐसे कोई अराइवल, तो जो भी कोई चीज आ रही है उसके कुछ तो साइन दिखेंगे ना, साइन ऑफ अराइवल हमें दिखेगा ना कि हाँ इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेट पे जा रही है। क्योंकि इन्होंने तो एकदम ये बोला कि एकदम नियर है, बस मान लो कि आज सब कुछ अच्छा और कल सब कुछ खराब हो जाए, ऐसी चीज इन्होंने कह दी। तो इट इज नॉट आ रियलिटी, कोई रियलिटी नहीं है। क्योंकि रिकार्डो ने भी कहा, बट रिकार्डो ने ये कहा कि जिस वक्त पे आपकी कैपिटल एडमिशन रुक जाएगी उस वक्त पे आप स्टेशनरी स्टेट पे चले जाओगे। बट मिल तो ये कह रहे हैं कि नियर है, बहुत नियर है, कल हो जाएगा, एकदम से स्टेशनरी स्टेट आ जाएगी। नहीं, एकदम से कैसे आ जाएगी, हमें कुछ तो साइन दिखेंगे ना उसके अराइवल के लिए कि भाई अब स्टेशनरी स्टेट, हमारी इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच रही है, ऐसा कुछ तो दिखेगा ना। बट ऐसा नहीं है, तो इस चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया। इन्होंने वेज फंड्स के बारे में जो अपना नोशन दिया है उस चीज के लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया। रिकार्डो की तरह मिल भी ये बिलीव करते हैं कि वेज फंड जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास एग्रीगेट फंड कितना है कैपिटल का, और वेजेस जो है वो इसी फंड में से ही ऑब्वियसली आप जो है वो पे करोगे, जो भी आपके पास एडवांसेस है। हालांकि इन्होंने फिर आर्ग्यू किया कि जो ट्रेड, इस चीज पे ये आर्ग्यू हो सकता है कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो तो नहीं बढ़ाने देंगे, वो तो कम नहीं करने देंगे आपके वेजेस को। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं मिल की वेज फंड थ्योरी को, और कैनन ने ये भी कहा कि ये बिगेस्ट ब्लंडर है जो इकोनॉमिक थ्योरी में माना गया है। और मार्शल ने भी ये कहा कि ये क्या बेकार से इन्होंने तरीका दे दिया कि भाई हम फंड पे डिपेंड करेंगे कि जितना फंड होगा उस हिसाब से वेजेस दिए जाएंगे, तुम्हारे फंड कम हुए तो इसका मतलब क्या है, इनको तो सब्सिस्टेंस से भी कम मिल जाएगा, तुम्हारे फंड कम हो गए तो मिलने के एक्सप्रेस बहुत गलत तरीके से किया कि भाई ये सब चीजें हमारे फंड पर डिपेंड करेंगी कि हमारे पास कितना फंड है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली वेज फंड को रिलेट कर दिया कैपिटल के साथ। इन्होंने पूरा डिविडेंड नहीं देखा भाई इनके पास कितना प्रॉफिट बचेगा उस हिसाब से कितना देंगे, बस इन्होंने बता दिया कि इनके पास जितना फंड होगा उस हिसाब से ये जो है वो वेजेस देंगे। आप पॉपुलेशन कम कर लो, वेज फंड बढ़ा दो चाहे, पर कितना, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना इन्होंने। तो इस चीज पे इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। फिर इन्होंने बोला माल्थुसियन जो मिल थे वो पैसिमिस्ट थे, बिल्कुल पैसिमिस्ट थे, मतलब निराशावादी इंसान थे अबाउट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, माल्थुसियन थ्योरी के हिसाब से। तो माल्थुसियन थ्योरी ने भी हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग, जैसे क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली जो है वो माल्थस की थ्योरी को ही मिलने भी बोल दिया कि ठीक है माल्थस ने जैसा बोला है वैसे ही मिल की थ्योरी भी इसको जो है वो प्रमोट करती है कि सही बात है कि मिल जो है वो कंप्लीटली पैसिमिस्ट हो गए कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो भाई आपको कम करनी ही पड़ेगी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कम करे बिना आप इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं कर सकते। तो माल्थुसियन थ्योरी भी हालांकि फिर बाद में गलत प्रूफ हो गई, अगर आप अपनी कैपिटलिस्ट कंट्रीज को अगर देखेंगे तो ये थ्योरी भी गलत हो गई। तो इसलिए फिर मिल की थ्योरी को भी गलत बोला गया, क्योंकि मिल ने तो लिया ही था माल्थस की थ्योरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को अपना एक मेन टर्म ऐड किया ही था। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इन सबको इन्हीं चीजों पे क्रिटिसाइज किया गया है मेनली। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर नॉट ऑपरेटेड सिमिलरली, मिल भी ये बिलीव करते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो लैंड पे आएंगे ही आएंगे, एग्रीकल्चर पे आएंगे ही आएंगे। इस चीज को रॉन्ग प्रूव कर चुके हैं। अगर टेक्निकल प्रोग्रेस इकोनॉमी में अच्छी है तो लैंड पे भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आई, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें आई। तो अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सही तरीके से है, सही तरीके से लिया जा रहा है एडवांस कंट्रीज में, उन लोगों ने प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं आएंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, और क्या चीज बोली कि मिल जो फेवर करते हैं लेजर स्टेयर का, कि इकोनॉमी जो है उसमें आपका क्या होना चाहिए, लेजर स्टेयर होना चाहिए। बट ऐसी पॉलिसी जो है वो इनप्रैक्टिकल, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर ही नहीं सकती, और कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती विदाउट द स्टेट ऑफ हेल्प, बिना, क्योंकि इन्होंने वैसे तो बोला कि इनफैक्ट मिनिमम रोल होना चाहिए, एक मिनिमम रोल होना चाहिए, मिनिमम नहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है वो स्टेट
प्ले करती है एक इकोनॉमी को करंट सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। अगर उनकी सिचुएशन खराब है तो इकोनॉमिक स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई मिनिमम रोल नहीं होता है। तो इस चीज पे भी इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। अब हम ये देखते हैं कि इनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है एलडीसीज में, जो कि हम हर थ्योरी के बाद देखते हैं कि जो आपकी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें मिल की थ्योरी की क्या एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ तक, किस हद तक जो है इनकी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो जो मिल का व्यू है किसके बारे में, कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में, पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में, और लिमिटेड रोल होगा स्टेट का, ये सब जो है वो एप्लीकेबल कहीं ना कहीं कर जाती हैं एलडीसीज में। ये तीन तो मेनली एप्लीकेबल करती ही हैं एलडीसीज में कि ये सारी चीजें तो होती हैं। और मिल के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, कि कैपिटल एक्यूमुलेशन जो हो रही है वो बहुत वीक है, कहाँ पे, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, अनडेवलप्ड कंट्रीज में वीक होने का कारण क्या है, क्योंकि लोग सेव नहीं करना चाह रहे, ना ही लोग सेव कर रहे हैं और ना ही लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि वो बेटर जो है वो सेविंग कर पाए। और अगर जितनी ज्यादा सेविंग होगी तभी उतनी ही ज्यादा फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगी। और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोडक्टिविटी भी आपकी बहुत वीक होती है, प्रोडक्टिविटी इतनी लो है कि, और कैपिटल आपके पास इतनी स्केर्स है कि आप फर्दर जो है इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहे हो। अब इन कंट्रीज में क्या रिक्वायरमेंट है कि इन कंट्रीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्रीज हो, इफेक्टिव जो डिजायर है लोगों के अंदर एक्यूमुलेशन की, आगे बढ़ने की, वो इंक्रीज हो। इसलिए मिल ने सजेस्ट किया कि जो है अगर आप बेटर गवर्नमेंट लेके आते हो किसी भी कंट्री में, अगर गवर्नमेंट अच्छी है, एक मॉडरेट लेवल ऑफ टैक्सेस अगर उस कंट्री में है, कि एक मॉडरेट टैक्सेस वहां पे हैं, और एक कंप्लीट सिक्योर ऑफ, मतलब वही बात है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी को जो कंट्रोल करने वाला है वो सही बंदा है, वो सही इंसान है, वो सही पार्टी है, तो ही इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। एक आपका लैंड सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अमीर के पास तो बहुत ज्यादा लैंड है, गरीब बेचारे पास कुछ है ही नहीं, कोई लैंड ही नहीं है। फॉरेन टेक्नोलॉजी आप लेके आओ, अच्छी लेके आओ, जिससे आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो आपकी इम्प्रूव हो, इस तरीके की फॉरेन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो। पब्लिक इंटेलिजेंस आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो मार्कस ने ओवरऑल जो है, सॉरी मार्कस कैरी, मिल जो है वो ओवरऑल बिलीव करते हैं कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इकोनॉमी लेस डेवलप कंट्रीज भी डेवलप हो सकती हैं। और मिल जो है वो बिलीव करते हैं मार्कस की थ्योरी में, और मार्कस की थ्योरी जो है वो शो करती है कि लेस डेवलप कंट्रीज में कहीं ना कहीं ये एप्लीकेबल होती ही है। कहीं ना कहीं ये चीज सही है कि हमें अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो इकोनॉमी का जो है वो डाउनफॉल आएगा ही आएगा। आपका बर्थ कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, सिर्फ आप मोरल रेस्ट्रेंट लगा के लोगों को नहीं रोक सकते, बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज आपको जो है वो लेके आनी पड़ेगी। और जो एक्सपीरियंस अंडर डेवलप कंट्रीज का वो प्रूव करता है कि मार्कस की थ्योरीज जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल होएगी, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग द बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज, सिर्फ तभी कंट्रोल हो सकती है। और ऐसा मिलने भी इस चीज को क्या किया है, फेवर किया है। क्लियर है, ये आपकी ओवरऑल थी मिल की थ्योरी। मिल की थ्योरी में ज्यादा कुछ था नहीं, ओवरऑल ये कहते हैं ना, वही जो हमने अभी क्रिटिसाइज किया कि ओवरऑल ये इम्प्रूवमेंट ही है रिकार्डो की थ्योरी पे। बट हालांकि इनका जो इंट्रोडक्शन था वो काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। कोई भी डाउट होता है वो आप मुझे बता देना, क्लास कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी है, जो भी आपके व्यूज हैं वो आप चीजें जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।